बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बिलियन। ठीक है बच्चों, तो हम बिलियन के बारे में आज पूरा थियोरेटिकल पार्ट खत्म करने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा ये जो बिलियन है उसका आज हम लोग पूरा थ्योरी को समाप्त करने वाले हैं। तो अध्याय 2, जिसका नाम क्या है बच्चों, बिलियन। ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बिलियन से। बिलियन क्या होता है? तो बच्चों, बिलियन जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हमारा टॉपिक यही होगा कि सॉल्यूशन क्या होती है। तो बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम मिलाएं और वो एक समान अनुपात में मिल जाए, ठीक है, या पूरी तरह से घुल जाती है, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। या एक छोटे से शब्दों में कह सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण होता है वो बिलियन कहलाता है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण ही क्या है, बिलियन है। ठीक है बच्चों, तो बोल देंगे समांगी मिश्रण को ही बच्चों, समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा समांगी मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है, वही बिलियन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि इसका उदाहरण क्या है, तो बच्चा इसका उदाहरण है जैसे जल और नमक का मिश्रण। ठीक है, जल और नमक का मिश्रण। अगर हम लोग जल और नमक को घोलेंगे तो वो बड़े आसानी से घुल जाएंगे, तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा बिलियन हुआ। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या कहलाती है, बिलियन कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, दूसरी बात क्या आती है, बिलियन का वर्गीकरण। बिलियन का वर्गीकरण कि बिलियन को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, बिलियन को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, द्विअंगी, त्रिअंगी, चरंगी, पचअंगी करके। तो बच्चा, सबसे पहले हम बात करते हैं द्विअंगी बिलियन के बारे में। किसके बारे में, द्विअंगी बिलियन के बारे में। तो द्विअंगी बिलियन क्या होता है, देखो नाम है इसका द्विअंगी, यानी ऐसा बिलियन जिसमें दो पदार्थ होते हैं, ऐसे बिलियन को हम क्या कहते हैं, द्विअंगी बिलियन कहते हैं। ठीक है, जैसे शरबत हमारा हो गया चीनी पानी का मिश्रण। तो चीनी पानी में दो पदार्थ, एक चीनी और एक पानी, तो वो हमारा क्या हो गया, द्विअंगी बिलियन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो द्विअंगी बिलियन किसे कहते हैं। इसी तरह से त्रिअंगी, त्रिअंगी बिलियन में तीन पदार्थ होते हैं, जैसे चीनी, पानी और नींबुआ। ठीक है, तो चरंगी होती है जिसमें 4 पदार्थ होते हैं, पचंगी होती है जिसमें 5 पदार्थ होते हैं। तो हमें पढ़ना है द्विअंगी बिलियन। तो द्विअंगी बिलियन किसे कहते हैं बच्चों, ऐसा बिलियन जिसमें दो पदार्थ उपस्थित होते हैं। ऐसा बिलियन जिसमें दो पदार्थ उपस्थित होते हैं। कितने पदार्थ उपस्थित हो बच्चों, दो पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो ऐसे बिलियन को द्विअंगी बिलियन कहते हैं। तो ऐसे बिलियन को क्या कहते हैं, द्विअंगी बिलियन कहते हैं। ठीक है बच्चा, द्विअंगी बिलियन किसे कहते हैं बच्चों, ऐसा बिलियन जिसमें केवल दो पदार्थ घुले हों, दो पदार्थ उपस्थित हो, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विअंगी बिलियन। ठीक है, द्विअंगी बिलियन में क्या होता है बच्चों, द्विअंगी बिलियन में एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। किसमें, द्विअंगी बिलियन में एक क्या होता है, विलायक और एक विलेय। जबकि त्रिअंगी बिलियन में क्या होता है, एक विलायक होता है और दो विलेय होते हैं। ठीक है, द्विअंगी बिलियन में क्या होता है, एक विलायक होता है और दो विलेय होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उदाहरण इनके क्या हो गए, इनके उदाहरण हो गए जैसे वाटर और अल्कोहल का मिश्रण। जैसे वाटर और अल्कोहल का मिश्रण, ये हमारा क्या है, ये हमारे द्विअंगी बिलियन का उदाहरण है। तो बच्चों, त्रिअंगी भी होती है जिसमें बिलियन में 3 पदार्थ होते हैं, उसमें एक विलायक 2 विलेय। चरंगी होती है, उसमें एक विलायक 3 विलेय। तो बच्चों, द्विअंगी बिलियन में जो दो पदार्थ होते हैं, द्विअंगी बिलियन में दो पदार्थ जो होते हैं, जो दो पदार्थ उपस्थित होते हैं,
जो दो पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें विलेय और विलायक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विलेय और विलायक कहते हैं। ठीक है बच्चों, द्विअंगी विलयन में जो दो पदार्थ होते हैं उन्हें हम विलेय और विलायक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विलेय की। विलेय क्या होता है? विलेय को इंग्लिश में हम लोग सल्यूट कहते हैं। विलेय क्या होता है? विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि विलेय में जो पदार्थ घुला होता है या जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय किसे कहते हैं? विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है तो उसे विलेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरबत में क्या होता है? चीनी विलेय होती है और पानी हमारा विलायक होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है बच्चों, विलायक क्या होता है? कौन बच्चों? विलायक, सॉल्वेंट। ठीक है, विलायक क्या होता है? विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होती है प्यारे बच्चों उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, विलायक किसे कहते हैं? विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होती है, विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे विलायक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, विलायक किसे कहते हैं? विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे विलायक कहते हैं, और विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है तो उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, तो ये विलायक है और ये विलेय है। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलेय का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, किस आधार पर? विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर हम लोग विलयन का वर्गीकरण करने वाले हैं कि विलेय की अवस्था क्या है और विलायक की अवस्था क्या है, उस आधार पर हम विलयन को बांटने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, अवस्था के आधार पर जो विलयन होती है उसे 9 भागों में बांटी गई है। ठीक है, अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटी गई है? 9 भागों में बांटी गई है। तो देखो मैं इधर लिख दिया क्रम संख्या, इधर में लिख दिया विलायक की अवस्था, इधर में लिख दिया विलेय की अवस्था, इधर में लिख दिया विलायक की अवस्था, और इधर में लिख दिया उदाहरण, ताकि आपको समझ में आ सके आसानी से। ठीक है प्यारे बच्चों, विलेय का मतलब विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो वो विलेय है, और विलायक का मतलब जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो वो विलायक है। तो बच्चों हम पहला पढ़ते हैं कि ऐसा विलयन जो ठोस का विलयन हो, ऐसा विलयन जो ठोस का विलयन हो, यानी उसमें विलेय भी क्या हो? ठोस हो, और विलायक भी क्या हो? ठोस हो। तो प्यारे बच्चों इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। जो मिश्र धातुएं होती हैं वो क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से बने होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें जो विलेय होता है वो भी ठोस होता है, और जो विलायक होता है वो भी ठोस होता है। तो आप जैसे जानते होंगे पीतल, कांसा, राना, गन मेटल, डच मेटल, ये सब क्या है? मिश्र धातु के उदाहरण है। तो हमारा ये रहा पहला विलयन। और बच्चा
जो दूसरा विलयन होता है वो होता है द्रव ठोस का विलयन। इसका विलयन द्रव ठोस का विलयन। यानी देखो बच्चों, ठोस ज्यादा होगी और उस ठोस में क्या होगा, द्रव घुला होगा। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जैम जेली। ठीक है, जैम जेली तो वो क्या सॉलिड होती है लेकिन उसके अंदर लिक्विड भरा होता है बच्चों। ठीक है, तीसरी बातें क्या है, तीसरी बातें हैं गैस ठोस का विलयन। किसका विलयन, गैस ठोस का विलयन। यानी ठोस ज्यादा हो और गैस की मात्रा क्या हो, कम। तो बच्चों इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का शोषण। पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का शोषण। पैलेडियम मेटल होती है प्यारे बच्चों, ये वो क्या करती है, अपने अंदर और बाहर यानी अंदर की सतह पे और बाहर की सतह पर हाइड्रोजन गैस को आसानी से अपने अंदर प्रवेश करा देती है। ठीक है, तो वो है हमारा पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का शोषण। किसका उदाहरण, गैस ठोस के विलयन का उदाहरण। अब प्यारे बच्चों अगला जो हमारा विलयन है वो है ठोस द्रव का विलयन। किसका विलयन, ठोस द्रव का विलयन। यानी द्रव की मात्रा ज्यादा होगी और ठोस की मात्रा कम होगी। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जल और नमक का मिश्रण। तो देखो बच्चों, जो हमारी जल होती है वो क्या होती है, द्रव होती है, जबकि जो नमक होती है वो सॉलिड होती है। ठीक है, और जो हमारा अगला उदाहरण है वो है द्रव का विलयन। यानी द्रव में ही प्यारे बच्चों क्या घुली हो, द्रव घुली हो। द्रव में ही क्या घुली हो, द्रव घुली हो। तो ऐसे विलयन को बोलते हैं द्रव का विलयन। तो प्यारे बच्चों इसका सबसे उदाहरण है जल और शराब का मिश्रण। जल और शराब का मिश्रण। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखते होंगे कि अल्कोहल में हम शराब को मिलाएंगे, जल में शराब को मिलाएंगे, वो आसानी से क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो वो हमारा हो गया द्रव का विलयन। किसका विलयन, द्रव का विलयन। अब प्यारे साथियों अगला जो हमारा उदाहरण है वो क्या है, गैस द्रव का विलयन। यानी प्यारे बच्चों द्रव में क्या होगी, द्रव में गैस घुली होगी। प्यारे बच्चों क्या होगा, द्रव में गैस घुला होगा। यानी द्रव की मात्रा ज्यादा होगी और गैस की मात्रा कम होगी। तो ऐसे विलयन को हम द्रव गैस का विलयन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। तो आप लोग प्यारे बच्चों कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि द्रव में गैस भरी होती है। क्या होता है उसमें, द्रव में गैस भरी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा उदाहरण है वो क्या है, ठोस गैस का विलयन। यानी गैस की मात्रा ज्यादा होगी और ठोस की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है बच्चों, क्या होगी बच्चों, गैस की मात्रा ज्यादा होगी और ठोस की मात्रा कम होगी। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दमा की दवाएं। प्यारे बच्चों जो दमा की दवाएं होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें गैस होती है, लेकिन वो गैस फॉर्म में क्या होता है, उसमें छोटे छोटे हमारी मेडिसिन सॉलिड पार्टिकल में डिजॉल्व होता है, जिसको लेने से हमारे आसानी से फेफड़े में पहुंच जाता है। और बच्चा अगला उदाहरण है द्रव गैस का विलयन। यानी गैस की मात्रा ज्यादा होगी और द्रव की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ठंडी हवाएं। ठीक है, ठंडी हवाएं। ठंडी हवाओं में क्या होता है बच्चों, एयर ज्यादा होता है। ठंडी हवाओं में क्या होता है, एयर ज्यादा होता है और प्यारे बच्चों उसके अंदर द्रव की अणुएं भरी होती हैं। और प्यारे बच्चों अगला हमारा जो उदाहरण है वो है गैस का विलयन। किसका विलयन, गैस का विलयन। यानी गैस में ही गैस घुली होती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा वायु। क्या है, हमारा वायु। तो हमारे वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तमाम गैसों का मिश्रण होता है। तो ये अवस्था के आधार पर हमारा विलयन था। ठीक बच्चों, अब आगे हम मिलते हैं, हमारा है अगला टॉपिक जिसका नाम है विलयन की सांद्रता। ठीक है, की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों सांद्रता का अर्थ होता है, देखो बच्चों सांद्रता का अर्थ होता है कि हमारा जो विलयन है वो कितना कंसंट्रेटेड यानी कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। ठीक है, सांद्रता का क्या अर्थ है
कि हमारा जो विलयन है वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। तो किसी विलयन की जो कंसंट्रेट होती है ना, हम उसमें घोलने वाले पदार्थ पर मैटर करता है। यानी कोई विलयन कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, ये डिपेंड किस में करता है, वो डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट सॉल्यूट के डिसॉल्व कराए हैं। यानी हम जितना ज्यादा विलय पदार्थ को घोलेंगे उतना ज्यादा विलयन गाढ़ा होगा, और जितना कम पदार्थ को घोलेंगे उतना कम विलयन गाढ़ा होगा। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो विलयन की सांद्रता होती है वो डिपेंड करती है विलय की मात्रा पर। तो हम बोल सकते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है कि किसी विलयन की जो सांद्रता होती है वो उस विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तो बोल सकते हैं कि किसी विलयन की सांद्रता उस विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। उस विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विलय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है वो डिपेंड किस पे करती है? विलय पदार्थ की मात्रा पर। सांद्रता को निम्न रूपों से व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए निम्न इकाई है। क्या है बच्चों? निम्न इकाई है। तो सबसे पहली इकाई क्या है हमारी? सबसे पहली हमारी जो इकाई है उसका नाम है प्रतिशत सांद्रता। इसे हम इंग्लिश में परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है वो हमारी होती है पीपीएम सांद्रता। क्या होती है? पीपीएम सांद्रता। इसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन सांद्रता। और जो हमारा अगला होता है वो होता है मोलरता। क्या होता है बच्चों? मोलरता। इसे इंग्लिश में हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। अगली जो होती है प्यारे बच्चों हमारी वो होती है नॉर्मलता। इसे हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। और जो अगली हमारी होती है कंसंट्रेशन वो क्या होती है? मोलरता। इसे हम मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा अगला होता है कंसंट्रेशन वो होता है मोल अंश, या इसी को हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सांद्रता का क्या अर्थ है? सांद्रता का अर्थ यह है कि किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा कितनी घुली हुई है वही हमारी विलयन की सांद्रता होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आते हैं हम लोग प्रतिशत सांद्रता की ओर। किसकी ओर? प्रतिशत सांद्रता की ओर। प्रतिशत सांद्रता की ओर। इसे इंग्लिश में परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं। देखिए बच्चों, इसे इंग्लिश में परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं। तो प्रतिशत सांद्रता का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रतिशत सांद्रता का अर्थ होता है प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 में, यानी किसी विलयन के प्रत्येक 100 के भाग में विलय का जितना भाग घुला होता है उसकी उस सांद्रता को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत सांद्रता क्या होता है बच्चों? किसी विलयन के प्रत्येक 100 भाग में विलय का जितना भाग घुला होगा उसकी उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि किसी विलयन में 7% यूरिया है, 7% यूरिया है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब ये समझेंगे कि अगर विलयन 100 ग्राम होगी तो हमारा जो यूरिया है वो 7 ग्राम होगा। यही बातें है ना। जैसे मैं कह दूं मेरे गांव में मेरी जो जनसंख्या है, मेरे परिवार की जो संख्या है वो पूरे गांव की 2% है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे गांव में 100 लोग रहते होंगे तो मेरे परिवार के जो सदस्य होंगे वो 2 लोग होंगे। यही होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन, यही होता है प्रतिशत सांद्रता, कि हम किसी चीज को
प्रति 100 में लेकर के चलेंगे। तो प्रतिशत सांद्रता क्या बताती है? प्रतिशत सांद्रता बताती है कि किसी विलयन के प्रत्येक 100 भाग में विलय का जितना भाग घुला होगा उसके उस भाग को, उसकी उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। तो क्या है परिभाषा? किसी विलयन के प्रत्येक 100 मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को किसी विलयन के प्रत्येक 100 मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन का प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। उस विलयन का क्या कहते हैं? उस विलयन का प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। प्रतिशत सांद्रता क्या है? किसी विलयन के प्रत्येक 100 मात्रा में या प्रत्येक 100 भाग में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होगी उसकी उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रतिशत सांद्रता का सूत्र होता है विलय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणित 100 इसलिए लाई गई कि ताकि हम चीजों को प्रतिशत में ला सके। तो देखो बच्चों, ये दो तरह की होती है। एक होती है W/W परसेंटेज कंसंट्रेशन, इसे हम हिंदी में भारानुसार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारानुसार। W/W का मतलब जो विलय पदार्थ है वो भी भार में होगी और जो विलयन है वो भी भार में होगी। ठीक है, यानी भार बटे भार, विलय का भार बटे विलयन का भार। और एक होता है W/V परसेंटेज कंसंट्रेशन, यानी विलय का भार होगा लेकिन विलयन का आयतन होगा। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भार आयतनानुसार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार आयतनानुसार कहते हैं। और एक प्यारे बच्चों V/V परसेंटेज कंसंट्रेशन होती है, इसमें विलय का भी आयतन होगा और विलयन का भी आयतन होगा। ऐसे कंसंट्रेशन को हम आयतनानुसार कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? आयतनानुसार। अगर मान लो कहीं लिखा है 7% W/W, क्या लिखा है? 7% W/W, तो इसका अर्थ है कि अगर कोई पदार्थ है तो वो 7 ग्राम होगा लेकिन 100 ग्राम विलयन में होगा, यानी 100 ग्राम विलयन में वो 7 ग्राम है। लेकिन अगर कहीं लिखा है 7% W/V, क्या लिखा है? 7% W/V, तो इसका मतलब ये है कि ये जो विलय है वो भार में है लेकिन कहाँ है? विलयन के आयतन में। यानी कोई विलयन 100 ml होगी तो उसमें विलय का भार 7 ग्राम होगा। ये बातें हैं। अच्छा, अगर लिखा हो 7% V/V, तो इसका मतलब ये है कि विलयन के 100 ml में विलय का 7 ml चल रहा है। ये होता है हमारा W/W, W/V और V/V। ओके, चलो आते हैं हम ppm सांद्रता की ओर। तो देखिए बच्चों, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ppm में सांद्रता। ठीक है, ppm में सांद्रता। देखो ppm को पूरा कहते हैं पार्ट पर मिलियन। ठीक है, मिलियन में व्यक्त किया जाता है। इसमें सांद्रता को किस में व्यक्त किया जाता है? मिलियन में। जैसे मैंने अभी पढ़ा प्रतिशत सांद्रता कि किसी विलयन के 100 भाग में विलय का जितना भाग घुला होगा उसे प्रतिशत सांद्रता कहते थे। तो वैसे किसी विलयन के मिलियन में, मिलियन का मतलब 10 लाख भाग, मिलियन का मतलब 10 लाख भाग, तो बोलेंगे किसी विलयन के प्रत्येक 10 लाख के भाग में विलय का जितना भाग घुला होगा उसके उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? ppm में सांद्रता कहते हैं। प्यारे बच्चों, ppm में सांद्रता क्या होता है? ppm का पूरा नाम है पार्ट पर मिलियन, यानी विलयन का अगर 10 लाख भाग हो उसमें विलय का जितना भाग घुला होगा उसकी उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? ppm में सांद्रता कहते हैं।
तो प्यारे बच्चों प्रत्येक कैसे करेंगे? पहले किसी बिलियन के प्रत्येक 10 लाख के भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ओके, तो देखो इसका फार्मूला बनेगा पीपीएम में सांद्रता बराबर, ठीक है, विलेय की मात्रा, ठीक है बच्चों, विलेय पदार्थ की मात्रा, ओके, और बटे, देखो भैया फार्मूला बनेगा विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, ठीक है, और 10 लाख के लिए 10 के घाते 6 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला। ओके बच्चों, तो आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर जिसका नाम है मोलरता। तो देखिए बच्चों, मोलरता भी सांद्रता ही होती है। मोलरता भी क्या होती है? सांद्रता ही होती है। ये भी बताती है कि विलेय कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, पर ये अपने अलग यूनिट में बताती है। मोलरता क्या कहती है? मोलरता कहती है कि किसी विलेय के प्रत्येक लीटर में विलेय का जितना मोल घुला होगा उसके मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यानी कोई विलेय 1 लीटर है, कोई विलेय क्या है? 1 लीटर है, उसके 1 लीटर में विलेय के जितने मोल घुले होंगे उनके उन मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी विलेय के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो मोलरता हमें यह सिखाती है कि कोई विलेय 1 लीटर है, उसके 1 लीटर में विलेय का कितना मोल घुला हुआ है। ठीक है, तो मोलरता क्या बताती है? कहती है कि किसी विलेय के 1 लीटर में विलेय का कितना मोल घुला हुआ है, उनके मोलों की इस संख्या को हम मोलरता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मोलरता क्या होता है कि किसी विलेय के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो परिभाषा देखो, परिभाषा क्या है? किसी विलेय के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलेय के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, किसी विलेय के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? किसी विलेय के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और प्यारे बच्चों, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो फार्मूला बन जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, लीटर में। तो बच्चों मोलरता को किससे लिखते? कैपिटल एन से, मोलों की संख्या को एन से और आयतन को बी से, और ये होना चाहिए लीटर में। और हम पढ़े हैं मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। पढ़े हो कि नहीं? ये ऊपर भार है और ये नीचे अणुभार है। पढ़े मोलरता बराबर भार बटे अणुभार।
तो हो जाएगा मोलरता बराबर भार बटे अणुभार, तो बटे बटा नीचे आ जाएगा m डैश इंटू बी। ये जब लीटर में होगा तब लगाएंगे। और अगर प्यारे बच्चों हमारा आयतन लीटर में ना हो तो ml में हो, तो लीटर ml को लीटर में लाने के लिए 1000 का हम भाग देते हैं। तो जाएगा मोलरता बराबर W बटे m डैश इंटू बी बटे 1000। तो बटे का बटा प्यारे बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा मोलरता बराबर W इंटू 1000 बटे m डैश इंटू v। तो ये है हमारे मोलरता का सूत्र। अब प्यारे बच्चों मोलरता का ये टॉपिक है, तो यहाँ पर m क्या है, मोलरता है, W विलेय का भार है, m डैश विलेय का भार है और b जो है वो विलेय का आयतन है। तो जहां प्यारे बच्चों जहां m क्या है, जहां m मोलरता है, m डैश विलेय का अणुभार है, m डैश क्या है, विलेय का अणुभार है और W क्या है, W हमारा विलेय का भार है और m डैश हमारा सॉरी लिख चुके हैं और b जो है हमारा वो विलेय का आयतन है। क्या है, विलेय का आयतन है। ओके, नोटेट करो। आगे वाले टॉपिक को हम देखते हैं ना, चलिए ना। तो देखो भैया हम लोग मोलरता पढ़े हैं। मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलेय में विलेय के जितने मोल घुले होंगे उनके मोलों की उस संख्या को हम मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलेय में जितने भी विलेय के मोल घुले होते हैं उनके मोलों की उस संख्या को हम मोलरता कहते हैं। और मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा मोल प्रति लीटर होता है। और हमने आपको मोलरता का सूत्र पढ़ाया, M बराबर W इंटू 1000 बटे m डैश इंटू v। जो बोलो मत भैया, आप सुनो क्यों, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया मोलरता बराबर, जहां पर यह मोलरता है, W विलेय का भार है और m डैश विलेय का भार और b जो है वो आपके विलेय का आयतन है। तो बच्चों यदि विलेय को तनुकृत करें, विलेय को तनुकृत किया जाए तो तब मोलरता अलग हो जाती है। विलेय को तनुकृत किया जाए तो जैसे देखो बच्चों, अगर कोई विलेय हम तैयार कर लिए हैं, वो ज्यादा गाढ़ा है, अगर हम उसे पतला करना चाहें तो जब पतला करेंगे तो उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, जल मिलाना पड़ेगा, कोई ब्लैक मिलाना पड़ेगा, तो उसका आयतन बढ़ेगा और उसका गाढ़ापन या उसका पतलापन आएगा। तो उसमें केवल 2 चीजों में ही परिवर्तन होगा, उसके आयतन में और उसके मोलरिटी में यानी उसकी सांद्रता में। बाकी उसका W और उसका जो अणुभार है वो दोनों सेम रहने वाली है। जब विलेय को तनुकृत किया जाता है तो क्या होता है बच्चों, सांद्रता में परिवर्तन होता है और आयतन में परिवर्तन होता है। तो तनुकृत के पहले हम मान ले मोलरता क्या है, m1 है और भार W और इंटू 1000 और बटे m डैश इंटू आयतन हमारी v1 थी। लेकिन जब हम उसे तनुकृत कर रहे हैं, क्या कर देंगे हम, तनुकृत कर दें तो क्या हो जाता है, उसके सांद्रता में और उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो सांद्रता m1 से बदलकर क्या हो जाए, मान लो m2 और ये W इंटू 1000 और अणुभार तो कभी बदल नहीं सकता, लेकिन आयतन उसकी क्या हो जाएगी, v2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करना चाहते हैं, अगर इन दोनों में रिलेशन लाना चाहे, कभी कभी सांद्रता के तनुकृत के पहले सांद्रता दे देता है, फिर उसमें पानी मिला देता है, कहता है अब सांद्रता क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं, 2 में 1 का भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा m2 में भाग दे रहे हैं m1 का, तो m2 भागे m1 और m2 का मान है W गुणित 1000 बटे m डैश इंटू v2। अगर बच्चों भाग दे रहे हैं, अगर मैं गुणा का चिन्ह लगा दूंगा तो ये पोर्शन ऊपर और ये पोर्शन नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा m डैश इंटू v1 बटे W इंटू 1000। तो W इंटू 1000 से W इंटू 1000 कैंसिल हो जाएगा और जो m डैश है वो m डैश से m डैश कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, m2 बटे m1 इजिकल टू v1 बटे v2। प्यारे साथियों, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इधर चली जाएगी, ये इधर, तो हो जाएगी m2 v2 बराबर m1 v1। ये हम तब लगाएंगे
जब हमें हमारे सवाल में तनुकृत करने को कह दिया जाए तो इस समीकरण को हम मोलरता समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता समीकरण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जहां पर m2 क्या है, जहां पर क्या है, m2 हमारी तनुकृत करने पर सांद्रता है। क्या है? तनुकृत करने पर विलयन की सांद्रता है। तनुकृत करने पर विलयन की सांद्रता है। और यह V2 क्या है? तनुकृत करने पर विलयन का आयतन है। तनुकृत करने पर विलयन का आयतन है। ठीक है, आयतन है, या इसे द्वितीय सांद्रता बोल सकते हो, इसे द्वितीय आयतन बोल सकते हो। और M1 क्या है? M1 क्या है भैया? तनुकृत के पहले, इसके पहले तनुकृत के पहले सांद्रता है। तनुकृत के पहले सांद्रता है। ठीक है, पहले की सांद्रता है। और B1 क्या है? B1 हमारी तनुकृत के पहले, तनुकृत के पहले यानी जब हम पतला नहीं किए थे, तनुकृत के पहले का आयतन है। बोलो ठीक है, हम आपको ऐसी बातें पढ़ा रखे हैं। तो मोलरता क्या होती है? मोलरता किसी विलयन की सांद्रता होती है जो हमें ये बताती है कि किसी विलयन के प्रत्येक लीटर में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। तो 1 लीटर विलयन में विलेय का जितना मोल घुला होगा उसके मोलों की उस संख्या को हम मोलरता कहते हैं। और मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। फार्मूला M बराबर W इंटू 1000 M डैश ना इंटू B। तो बच्चा होता क्या, जब पतला कर दिया जाए तो फार्मूला ये बनता है M2V2 बराबर M1B। अब चलते हैं हम लोग नॉर्मलता की ओर। आप लोग ये पढ़े हो अब यह देखिए, हमारा जो अगला सांद्रता है उसका नाम है नॉर्मलता। इसे हम इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं। इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मलता भी सांद्रता ही होती है जो हमें ये बताती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का कितना ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, उसके उस मात्रा को हम नॉर्मलता कहते हैं। तो परिभाषित कैसे कर सकते हैं? परिभाषित करेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। नॉर्मलता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ठीक है बच्चों, की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है भैया, नॉर्मलता कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को किससे शो किया जाता है? कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है प्यारे साथियों, इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ठीक है, तो सूत्र बनेगा हमारा नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ना भैया, और बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन। क्लियर है बड़े भैया? अच्छा, नॉर्मलता को किससे लिखते हैं? N से। और ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है विलेय का भार बटे विलयन का तुल्यांक, सॉरी, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। हमने पढ़ाया तो विलेय का भार W और विलेय का तुल्यांकी भार E और विलयन का आयतन हमारा V, जो किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो बटे का बटा क्या होता है? नीचे आ जाता है, तो हो जाएगा W बटे E इंटू B, और ये हमारी होनी चाहिए लीटर में। सपोज दैट अगर हमारा आयतन लीटर में ना हो करके ml में हो, तो ml को लीटर में लाने के लिए 1000 का हम भाग दे देते हैं। तो हो जाएगा नॉर्मलता बराबर W बटे E इंटू B बटे 1000। तो बटे का बटा हमारा ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा नॉर्मलता बराबर
W इंटू 1000 बटे E इंटू बी। ये हमारे नॉर्मलता का फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे नॉर्मलता का फार्मूला है। जहां पर प्यारे बच्चों, जहां पर n क्या है, यहां पर n नॉर्मलता होती है और W विलेय का भार होता है। W क्या होता है, विलेय का भार होता है, और E जो होती है वो विलेय का तुल्यांकी भार होता है। E क्या होता है, विलेय का तुल्यांकी भार होता है, और जो B होती है वो विलयन की आयतन होती है। B क्या होती है, विलयन की आयतन होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके लिए भी कंडीशन होता है कि अगर इसे पतला किया जाए, तनु किया जाए, अब देखो भैया, अगर हम नॉर्मलता की सांद्रता हो और इसे तनुकृत कर ले, पतला कर दे, तो पतला करने पर क्या होगा, उसके नॉर्मलता में परिवर्तन होगा और आयतन में परिवर्तन होगा, जबकि उसके भार और उसके तुल्यांकी भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो यदि सांद्रता प्रारंभ में, यदि नॉर्मलता प्रारंभ में n1 तथा आयतन क्या हो, b1 हो, तो सूत्र बनेगा n1 बराबर W इंटू 1000 बटे E इंटू b1, समीकरण नंबर 1। और यदि विलयन को तनुकृत कर दे, विलयन को तनुकृत कर दिया जाए, विलयन को तनुकृत कर दिया जाए, तो बच्चों क्या बदल जाएगा, तो तनुकृत का मतलब उसमें हम वाटर और ऐड कर देंगे, तब पतला हो जाएगा ना भैया, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी और उसका आयतन चेंज हो जाएगा, बाकी उसका भार और उसका तुल्यांकी भार चेंज नहीं होगा। तब तनुकृत करने पर हमारा सूत्र बन जाएगा N2 बराबर W इंटू 1000 बटे E इंटू B2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हम क्या कर दिए, 2 में 1 का भाग दे दिए, तो हो जाएगा N2 बटे N1 बराबर W इंटू 1000 बटे E इंटू B2। अगर हम गुणा करेंगे तो ये जो N1 है जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, हो जाएगा W इंटू B1 बटे E इंटू B1 बटे W इंटू 1000। इससे कैंसिल, E से E कैंसिल, तो बन जाएगा, ये जाएगा इधर, तो N2 B2 बराबर N1 B1। इसे नॉर्मलता समीकरण कहते हैं, इसे नॉर्मलता समीकरण कहते हैं। हम इसे तब लगाएंगे जब हमें किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने को कह देगा, तब लगाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा है नॉर्मलिटी का। तो ये नॉर्मलिटी नॉर्मली निकालने के लिए है, और ये कब यूज करेंगे, जब वो डाइल्यूट हो जाएगा, जब वो पतला कर दिया जाएगा तब यूज करेंगे। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पर, नॉर्मलता और मोलरता के संबंध वाले टॉपिक पर। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ठीक है, क्या रिलेशन है, तो बच्चा हम सबसे पहले पढ़े हैं नॉर्मलता बराबर W इंटू 1000 बटे E इंटू बी, वो लोग पढ़े हैं, इसे हम माने समीकरण नंबर 1। और हम पढ़े हैं मोलरता बराबर W इंटू 1000 बटे m डैश इंटू बी, इसे हम माने समीकरण नंबर 2। तो हम क्या कर दिए, 2 में 1 का भाग दे दिए, तो आ गया नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर, तो ये है हमारी W इंटू 1000 बटे E इंटू बी। अगर ये भाग के जगह गुणा कर देंगे तो ये ऊपरा हो जाएगी, ये नीचेवा हो जाएगी, तो हो जाएगी m डैश इंटू बी बटे W इंटू 1000। तो m डैश नहीं जाएगा, सॉरी, b से b कैंसिल, W इंटू 1000 से W इंटू 1000 कैंसिल, तो हमारी क्या डेवलप हो जाएगी, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू m डैश बाई E, यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्या डेवलप हो गया, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणु भार बटे तुल्यांकी भार। तो ये हमारे सामने रिजल्ट मिलकर आया कि नॉर्मलता और मोलरता का जो अनुपात होता है, नॉर्मलता और मोलरता का जो अनुपात होता है वो अणु भार और तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अणु भार और तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारे सामने रिजल्ट मिल करके आया है।
ठीक है, हम इस पर भी न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि नार्मलता और मोलरता का अनुपात अणुभार और तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। तो लिख दे रहा हूं, नार्मलता तथा मोलरता का अनुपात अणुभार तथा तुल्यांकी भार के अनुपात के अणुभार तथा तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, समझ में आई बात है? हम ये पढ़ा दी है आपको। अब आगे वाली टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। मोलरता क्या बताती है? मोलरता हमें ये कहती है कि 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में विलेय का कितना मोल घुला हुआ होता है, उसकी उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता क्या बताती है? मोलरता हमें यह सीख देती है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का जितना मोल घुला हुआ होता है, उसके उस मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। और मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो परिभाषित कैसे करेंगे? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, ठीक है भैया, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है भैया, नॉर्मल सी बात कि प्रति किलोग्राम विलायक में विलेय का जितना मोल घुला हुआ होगा, उसके उस मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोलरता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो सूत्र बनेगा मोलरता बराबर क्या बच्चों? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, बटे में विलायक का भार, वो भी किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। मोलरता को हम लिखते हैं स्मॉल m से, और विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से, और विलायक के भार को कैपिटल W से, और ये हमारा होना चाहिए किलोग्राम में। तो प्यारे साथियों, हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो हो जाएगा मोलरता बराबर W बटे m डैश इंटू कैपिटल W इन kg। तो ये बटे का बटा हमारा नीचे आ जाएगा, हो जाएगा W बटे m डैश इंटू कैपिटल W। ये होनी चाहिए kg में हमारी। तो बच्चा अगर ये kg में ना होकर के ग्राम में हो, तो इसे kg में लाने के लिए 1000 का भाग दे देते हैं। तो जाएगा मोलरता बराबर W बटे m डैश इंटू कैपिटल W बटे 1000। तो ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ऊपर जाएगा तो बनेगा मोलरता बराबर W इंटू 1000। ये बटे का बटा चला गया ऊपर, और बटे m डैश इंटू कैपिटल W। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? स्मॉल m क्या है? यहाँ पर स्मॉल m मोलरता है हमारी, और m डैश क्या है? विलेय का अणुभार है। क्या है? विलेय का अणुभार है। और स्मॉल w जो है वो क्या है प्यारे साथियों? विलेय का भार है। क्या है? विलेय का भार है। और कैपिटल W जो है हमारी, वो विलायक का भार है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा मोलरता की कहानी। मोलरता क्या होता है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के जितने मोल घुले होंगे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के जितने मोल घुले होंगे, उनके उस मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। फार्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू W इंटू 1000 बटे m डैश इंटू कैपिटल W। ठीक है,
चलो आते हैं अगले टॉपिक। देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है प्यारे बच्चों? ये हमें बताता है कि किसी विलयन के प्रत्येक मोल में, किसी विलयन के प्रत्येक मोल में विलेय के जितने मोल घुले होंगे, विलेय के जितने मोल घुले होंगे उनके उस मोलों की संख्या को हम मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ऐसा ये जरूरी नहीं कि विलेय का ही मोल अंश हो, किसी भी घटक कण का हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? किसी विलयन के एक मोल में, किसी विलयन के एक मोल में प्रत्येक घटक कणों के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि सभी पदार्थ मिलकर विलयन बनाते हैं, तो उस सभी विलयन के एक मोल यानी उस विलयन के एक मोल में उस जितने घटक कण हैं उनके जितने मोल डिसॉल्व होंगे एक मोल में, उनके उस संख्या को हम क्या कहते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी विलयन के एक मोल में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को हम मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहेंगे भैया मोल अंश या मोल प्रभाज? किसी विलयन के एक मोल में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। या हम ऐसा भी परिभाषा बोलते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो आप जैसा चाहो वैसा परिभाषा लिखो। तो मैं लिख दे रहा हूं किसी विलयन के एक मोल में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को, किसी विलयन के एक मोल में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है बच्चों, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। या मैं इसकी एक दूसरी डिफिनेशन लिख दूं। क्या है दूसरी डिफिनेशन? मैंने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है। तो डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ये है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ये रहा हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज की परिभाषा। एक बात और बच्चों, किसी भी पदार्थ का मोल अंश सदैव एक से कम ही होता है और विलयन में जितने भी घटक होंगे उन सभी का मोल अंश एक के बराबर होगा। तो ये नोट पॉइंट हम कुछ लिख दे रहे हैं। नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट में क्या है? विलयन में उपस्थित देखो भैया, विलयन में कोई भी जो कण होगा, कोई भी एक घटक कण जो होगा उसका मोल अंश सदैव एक से कम ही होता है। तो विलयन में उपस्थित किसी भी घटक कण का, विलयन में उपस्थित किसी भी घटक कण का मोल अंश सदैव एक से छोटा ही होता है। सदैव एक से छोटा ही होता है। ठीक है, सदैव एक से छोटा ही होता है।
ठीक है, तो ये नोट पॉइंट फर्स्ट थी। दूसरी नोट पॉइंट ये है कि विलयन में जितने घटक कण होंगे, यानी विलयन में सभी घटक कणों का जो मूल अंश होता है वो 1 के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, विलयन में उपस्थित सभी घटक कणों का, विलयन में उपस्थित सभी घटक कणों का मूल अंश 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये बातें हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है भैया, पढ़ाया है कि नहीं। और देखो चलते हैं, सूत्र बनाते हैं मूल अंश का हम। ठीक है, मूल अंश का सूत्र बनाते हैं। तो देखो बच्चों, जिसका मूल अंश लाना होता है उसके मूल ऊपर होते हैं। अगर हमें विलेय का मूल अंश लाना है, किसका मूल अंश, विलेय का मूल अंश लाना है, तो क्या लिखेंगे, ऊपर विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में कौन क्या होना चाहिए, विलयन के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो इससे हमारा मूल अंश आ जाएगा विलेय का। ठीक है, तो विलयन के मोलों की संख्या कैसे लाएंगे, विलयन में जितने पदार्थ होंगे उन सभी पदार्थों के मोलों को जोड़ देंगे तो हमें विलेय का मोल अंश प्राप्त हो जाएगा। अगर हम मान ले विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलयन में 2 पदार्थ है, एक विलेय और एक विलायक है, तो विलयन के मोलों की संख्या हो जाएगी स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहां स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। अगर इसी तरह से हम विलायक का मोल अंश ला दें, किसका मोल अंश ला दें, विलायक का मोल अंश ला दें, तो ऊपर किसके मोलों की संख्या, ऊपर विलायक के मोलों की संख्या ना भैया, किसके मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में विलयन के मोलों की संख्या। क्लियर है। अगर हमने बताया कि हम क्या मान ले, विलायक के मोलों की संख्या बड़का n, तो विलयन के मोलों की संख्या रहेगी छोटका प्लस बड़का n। तो ये हमारा फार्मूला है और हमने आपको ये सारी बातें पढ़ा रखी है। ठीक है भैया, बोलो ये सब बात पढ़ा रखी है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले तो भैया देखो, हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। ये विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या है प्यारे बच्चों, विलयन में जब हम किसी पदार्थ को घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसके हिमांक में कमी हो जाती है। मतलब ये है कि अगर हम जल में क्या करें, पानी को, अगर जल में क्या करें, चीनी को डालकर उबालेंगे तो वो पहले के तुलना में ज्यादा टेम्परेचर लेगा उबलने के लिए। तो क्या हो गया, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई। या हम जल में पानी को डालकर, पानी में चीनी को डालकर फ्रीज में रख दे जमने के लिए, तो वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाती थी, जम जाती थी, लेकिन अब उसको जमने के लिए और भी माइनस में जाना पड़ेगा, तो उसके हिमांक में कमी हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये सारी घटनाएं क्या होती हैं, हमारे विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म होता है। तो हमने एक चीज पाया क्या कि जल का क्वथनांक बढ़ा क्यों, क्योंकि उसमें मैंने चीनी मिला दिया। हमने पाया क्या, जल का हिमांक घटा क्यों, क्योंकि हमने इसमें चीनी मिला दिया। तो मतलब हमको समझ में आया कि किसी भी विलयन का जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म का अर्थ होता है कि विलयन के गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, वाष्प दाब आदि में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या कहलाता है कि हम क्या करते हैं, विलयन के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, तमाम सारी चीजों में क्या हो जाता है, अंतर देखने को मिलता है। तो इन सारी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं किसी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म, किसी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म उस विलयन में उपस्थित
विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की, उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। उस विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। और विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित है। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित है। क्या क्या है बच्चों? जैसे हमने आपको पढ़ाया, उदाहरण के तौर पर क्या क्या पढ़ाया? परासरण। क्या पढ़ाया? परासरण। फिर पढ़ाया विसरण, फिर पढ़ाया हिमांक अवनमन। ठीक है, हिमांक अवनमन। फिर हमने पढ़ाया क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, फिर हमने पढ़ाया वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन। ये तमाम सारे प्रॉपर्टीज हमारे क्या हैं? विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म हैं। ठीक है, ये तमाम सारी बातें क्या है? हमारे विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म है। देखो, हमने पढ़ाया कि परासरण को पढ़ने से पहले हमें कुछ टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो हमने इसके बारे में पढ़ाया ना बच्चों? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के कणों को आर पार होने देती है, किंतु विलेय के कणों को रोक लेती है। तो ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो विलायक के कणों को तो आर पार होने देती है, किंतु विलेय के कणों को रोक लेती है। तो ऐसी झिल्ली को हम प्यारे बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। हमारे शरीर में जो हमारा बाह्य आवरण यानी जो हमारा स्किन है, वो किसका बना हुआ है? अर्धपारगम्य झिल्ली का ही बना हुआ है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? मानव द्वारा भी अर्धपारगम्य झिल्ली बनाए जा रहे हैं, जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बनाए जाते हैं, जिसका फार्मूला K4FeCl6 होता है। और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें फिनाल की मात्रा मिला दी जाती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को, ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को आर पार होने देती है, आर पार होने देती है। ठीक है, ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को आर पार होने देती है, किंतु विलेय के कणों को रोक लेती है, किंतु विलेय के कणों को रोक लेती है। तो ऐसे झिल्ली को रोक लेती है, तो ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका उदाहरण क्या है बच्चों? इसका उदाहरण हमारे शरीर का बाह्य आवरण है। ठीक है, मनुष्य के शरीर का बाह्य आवरण, मनुष्य के शरीर का बाह्य आवरण ये किसका बना होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का बना होता है। लेकिन आजकल मानव भी अर्धपारगम्य झिल्ली बना रहे हैं, जो किसकी बनाई जाती है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। फार्मूला होता है K4FeCl6। और इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसमें फिनॉल की मात्रा मिला दी जाती है। ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे परासरण। ठीक है, परासरण इसे इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, परासरण क्या होता है बच्चों? परासरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? कम सांद्रता वाले विलयन से न विलायक के जो कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार करके अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो इस घटना को हम परासरण कहते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें एक तरह का विलयन होता है और उनके बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इधर से क्या होता है? इसकी सांद्रता इस विलयन की कम होती है और इस विलयन की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। इसमें से
विलायक का जो कण होता है वो इस पन्नी को आर पार करके अधिक सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, देखो हम इधर फिगर से डिफिनेशन लिख सकते हैं, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार करके अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। देखो फिगर से इतनी आसानी से समझ लेंगे कि कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार करके अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो इस घटना को हम परासरण कहते हैं। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करें प्यारे साथियों, तो इसका उदाहरण है कि चने को जब जल में भिगोया जाता है, चने को जल में भिगोने पर चना फूल जाता है, चना फूल जाता है। ये किसका उदाहरण है, ये परासरण का ही उदाहरण है। तो प्यारे साथियों आप लोग देखे होंगे कि हम अपने एक पोट में, एक बर्तन में पानी को भर लेते हैं। पानी को भरने के पश्चात उसमें क्या करते हैं, उसमें चने के बीज को डाल देते हैं। ठीक है, उसमें चने के बीज को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो देखते हैं कि जो चने का बीज होता है वो फूल जाता है, जबकि उसके ऊपर एक खोल लगी होती है। वो खोल हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली ही होती है, जिसको हम लोग गांव में छिलका कहते हैं, छिलका कहते हैं। ठीक है, तो वो छिलका ही क्या होती है, वो छिलकवा ही अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो ये जल कम सांद्रता का है, तो इसमें से जल क्या करता है, छिलका को आर पार करके चने के अंदर प्रवेश कर जाता है। जिस घटना को हम लोग प्यारे साथियों क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। समझ में आई बातें, क्या चल रहा है, परासरण। परासरण में क्या होता है, इसमें कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार करके। तो ये घटना है। अगर हम और एक उदाहरण की बात करें तो बच्चों, जब हम लोग किशमिश को जल में डुबोते हैं, तो किशमिश को जल में डुबोने पर किशमिश फूल जाती है। किशमिश क्या होती है, किशमिश फूल जाती है। ठीक है, किशमिश क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, किशमिश फूल जाती है। तो किशमिश के ऊपर भी एक छिलका होता है। तो जब जल में भिगोते हैं तो क्या होता है कि जो जल होते हैं वो किशमिश के छिलके को आर पार करके वो फुला देती है उसे। इस घटना को हम क्या कहते हैं, परासरण। तो नॉर्मली डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार करके अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन से, जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार कर जाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार करके अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस घटना को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। कोई डाउट है आपको? तो परासरण के प्रकार है, क्या है, परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो परासरण देखो बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होता है अंतःपरासरण
और एक होता है बाह्य परासरण। ठीक है, इनर ऑस्मोसिस और आउटर ऑस्मोसिस। बाह्य परासरण क्या होता है? इस प्रक्रिया में जो परासरण की प्रक्रिया होती है वो किसी पदार्थ से बाहर की ओर होती है। क्या होती है? इस तरह की परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो परासरण होता है उसमें परासरण की प्रक्रिया किसी पदार्थ से बाहर की ओर होती है, यानी जो विलायक के अणु होते हैं वो किसी पदार्थ के अंदर से बाहर की ओर गति कर जाते हैं। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होगा? परासरण दो प्रकार का होता है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ाएंगे तुमको बाह्य परासरण, इसे इंग्लिश में आउटर ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो परासरण की इस प्रक्रिया में बच्चों, परासरण के इस प्रक्रिया में विलायक के कण किसी पदार्थ के अंतः से किसी पदार्थ के अंतः से बाह्य की ओर गति करते हैं। अंतः माने अंदर, किसी पदार्थ के अंतः से बाह्य की ओर गति करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बाह्य परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें, अगर हम अंगूर को चीनी के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डुबोएं तो हमारी अंगूर पिचक जाती है, क्योंकि अंगूर के अंदर क्या होता है? कम सांद्रता होता है, जबकि चीनी के पास ज्यादा सांद्रता होता है। इसलिए अंगूर के अंदर के जो जल किरणें होती हैं वो चीनी की ओर गति करने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारा अंगूर पिचक जाता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अंगूर को सांद्र चीनी के विलयन में, अंगूर को सांद्र शुगर के विलयन में डुबोने पर अंगूर पिचक जाती है। ये किसका उदाहरण है? ये प्यारे बच्चों बाह्य परासरण का उदाहरण है। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है अंतः परासरण। क्या होता है? अंतः परासरण। इसे इंग्लिश में हम इनर ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ऑस्मोसिस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इनर ऑस्मोसिस में क्या होता है? इस तरह के परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि विलायक के कण बाह्य से किसी पदार्थ के अंदर की ओर गति करते हैं। ठीक है, बाह्य परासरण में क्या होता है? बाह्य परासरण में अंतः से बाह्य की ओर होती है, जबकि क्या होता है बच्चों? जबकि अंतः परासरण में बाह्य से अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो परासरण की इस प्रक्रिया में विलायक के कण, प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया में विलायक के कण बाह्य से अंतः की ओर गति करते हैं। बाह्य से अंतः की ओर गति करते हैं। बाह्य से अंतः की ओर गति करते हैं। तो इस प्रक्रिया को अंतः परासरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतः परासरण कहते हैं। ओके बच्चों, इसका उदाहरण वही है बच्चों, इसका उदाहरण वही है किशमिश को जल में डुबोना। ठीक है, किशमिश को जल में जब डुबोते हैं तो क्या होता है? वो जल की अणुएं किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, ओके। अब अगले उदाहरण पे चलते हैं। देखो भैया, हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है परासरण दाब। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब क्या होता है?
हम लोग जानते हैं कि जो परासरण दाब होता है ये एक ऐसा दाब होता है जिसमें विलयन की सतह पर जब दाब लगाते हैं तो परासरण की प्रक्रिया रुक जानी चाहिए। यानी ऐसा दाब जिसमें हम विलयन की सतह पर दाब लगाएं तो परासरण का प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए। तो ऐसे दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि किसी विलयन की सतह पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, तो ऐसे दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब क्या है भैया, किसी विलयन की सतह पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है, रुक जाती है, तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, परासरण दाब क्या है, परासरण दाब जो है भैया एक ऐसा दाब है जिसमें हम विलयन की सतह पर दाब लगाएंगे तो परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो ऐसे दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग निम्न नियमों का पालन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। किसका नियम, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स कहते हैं कि देखो चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर है, चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर है। तो चांद से बात कर, चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर और बायल के नियम में ताप स्थिर। तो इनके नियम में क्या था, इनके नियम में स्थिर दाब पर क्या होता है, स्थिर दाब पर किसी विलयन का जो आयतन होता है, ठीक है, किसी विलयन का जो आयतन होता है वो परम ताप के क्या होता है, समानुपाती। यानी अगर आप क्या करोगे, ताप बढ़ाओगे तो विलयन का आयतन बढ़ेगा। कब, जब दाब स्थिर होगी तब। ये है चार्ल्स का नियम। क्या कहते हैं, स्थिर दाब पर किसी विलयन का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये चार्ल्स का नियम है। उसके पश्चात प्यारे साथियों हम लोग इसी में पढ़ेंगे बायल का नियम। तो बायल के नियम में क्या स्थिर होता है, बायल के नियम में ताप स्थिर होती है। तो मैंने बताया ना, चांद से बात कर, बायल के नियम में ताप। तो बायल कहते हैं कि स्थिर ताप पर, यानी ताप को बदला ना जाए, तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो आयतन होता है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप दाब बढ़ाओगे तो उस विलयन का जो आयतन है वो कम हो जाएगा। और एक नियम है एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया। ये नियम ताप और दाब दोनों स्थिर रहते हैं, यानी स्थिर ताप एवं दाब पर, यानी ताप और दाब दोनों को क्या कर दिया जाए, स्थिर। स्थिर ताप एवं दाब पर ना ही ताप बदली जाए और ना ही दाब बदली जाए। तो ये कहते हैं कि स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर किसी विलयन का जो आयतन होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात आप जितना ज्यादा विलेय का मोल घोलोगे विलयन के उतने ज्यादा आयतन होंगे। तो अगर हम तीनों समीकरणों को देखें प्यारे साथियों, समीकरण 1, 2 तथा 3 दोनों को देखें, तो तीनों को देखें तो क्या होता है, एक में b इज प्रोपोर्शनल टू t है और एक में b इज प्रोपोर्शनल टू 1/p है और एक में b इज प्रोपोर्शनल टू n है। तो क्या हो जाएगा, b इज प्रोपोर्शनल टू नटवा बटे p। ठीक है, तो ये p इधर चली जाएगी तो हो जाएगी pv इज प्रोपोर्शनल टू नटवा। और प्रोपोर्शनल को मानने हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, जगह pv इज इक्वल टू nst। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर p परासरण दाब है और b विलयन का आयतन है, n विलेय के मोलों की संख्या है, s विलयन स्थिरांक और t हमारा परम ताप है। तो यहाँ p क्या है, परासरण दाब है और t परम ताप है और b विलयन का आयतन है, विलयन का
आयतन है बच्चों, और हमारा जो यश है वो विलयन स्थिरांक है। यश क्या है? विलयन स्थिरांक है। इसका मान 1/12 होता है। क्या होता है? 1/12 होता है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, यन जो है वो विलेय के मोलों की संख्या है। यन विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है बड़े भैया, तो ये बातें हमने आपको पढ़ा रखी है। ठीक। तो परासरण दाब क्या होता है? परासरण एक ऐसी दाब है जिसमें विलयन के सतह पर दाब लगा दे तो परासरण की प्रक्रिया रुक जानी चाहिए, तो ऐसे दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है। ये परासरण दाब को P से दर्शाते हैं, और परासरण दाब को लाने के लिए चार्ल्स बायल और एवोगैड्रो के नियमों को लेकर के हम निकालते हैं। तो हमारे ये दाब का निकालने का फार्मूला है PV = NST। ओके। टॉपिक है जिसका नाम है समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन। ठीक है बच्चों, समपरासरी विलयन क्या है? तो देखो, इसका नाम है समपरासरी। समपरासरी विलयन ऐसा विलयन होता है जैसे ये भिन्न भिन्न विलयन होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग विलयन होते हैं, लेकिन समान ताप पर इन विलयनों के परासरण दाब जो होता है वो एक समान होता है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनके समान ताप पर उन विलयनों के परासरण दाब मान क्या हो जाएं? एक समान हो जाएं, तो ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? ऐसे विलयन जिनमें समान ताप पर विलयनों के परासरण दाब का मान क्या हो? एक समान हो, तो ऐसे विलयन को हम समपरासरी विलयन कहते हैं। तो समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनमें समान ताप पर, ऐसे विलयन जिनमें समान ताप पर विलयनों के परासरण दाब एक समान होते हैं। विलयनों के परासरण दाब एक समान होते हैं। विलयनों के परासरण दाब एक समान होते हैं। तो ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चा, समपरासरी विलयन कहते हैं। क्या होता है? अलग अलग विलयन होगा, लेकिन उनके परासरण दाब क्या होंगे? एक समान होंगे। तो अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए देखें, इसके लिए फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, तो प्यारे बच्चों मैंने माना उसका दाब क्या था? P1, और उसका आयतन क्या था? V1। उनके मोलों की संख्या थी N1, और यश स्थिरांक होता है, उसका ताप क्या था? T1। ये समीकरण नंबर क्या हुआ? फर्स्ट। अगर हम इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन के लिए देखें जाए, भाई इसमें कितनों भी तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर सेकंड सॉल्यूशन के लिए देखें तो सेकंड सॉल्यूशन का दाब में माना क्या था? P2, और उसका दाब क्या, आयतन क्या था? V2, और उनमें जो मोलों की संख्या थी वो N2 थी, और इसका स्थिरांक S, और टेम्परेचर क्या था? T2 था। तो समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। अगर मैं क्या कर दूं, 2 में 1 का भाग दे दूं तो हो जाएगा P2 B2 बटे P1 B1, और इक्वल टू ये हो जाएगा N2 S T2 बटे N1 S T1। यस से यस कैंसिल, तो बच्चा हो जाएगा P2 B2 बटे P1 B1, और इक्वल टू N2 T2 बटे N1 T1। अब बच्चा मैंने आपके लिए एक टर्म एंड कंडीशन बताया कि समपरासरी हो जाए। क्या हो जाए? समपरासरी हो जाए। तो मैंने बताया समान ताप पर, यानी ताप समान हो जाएगा, T2 बराबर T1 हो जाएगा, यानी जहां T2 है वहां T1 लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा? परासरण दाब बराबर, यानी P1 की जगह P2 हो जाएगा। तो सोचो P1 P2 जब सेम है तो ये कट जाएगा कि नहीं? बच्चा कट जाएगा कि नहीं? कब कटेगा? जब समपरासरी होगा। तो बचेगा क्या? बच्चा जहां P2 है वहां P1 लिख सकते हैं क्योंकि समपरासरी है, और B2 और P1 इक्वल टू N2 T2 T1 बराबर है, तो जहां T2 है वहां T1 लिख सकते हैं, और बटे N1 T1। इनसे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? बचा हमारा सॉरी भैया, B2 नहीं कटेगी, क्या कटेगा? प्रेशर ना।
तो बचा क्या, ये जाएगा उधर, बचेगा n1b2 बराबर n2b1। ये समपरासरी के लिए फार्मूला है। तो हमने आपको ऐसे भी सवाल इस पर करवाए हुए हैं, ठीक है। n1b2 = n2b1। समपरासरी क्या होता है, ऐसे विलयन जिनमें समान ताप पर विलयनों के परासरण दाब का मान क्या हो, एक समान हो, तो ऐसे विलयन को हम समपरासरी विलयन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, उसका नाम है विसरण, ठीक है, उसका नाम है विसरण। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों ना, इसमें अधिक सांद्रता वाले विलयन से क्या होता है, इसमें अधिक सांद्रता वाले विलयन से क्या होता है, विलय का पार्टिकल क्या करता है, विलय का पार्टिकल कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है, ठीक है, कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन से किसके कण, विलय के कण कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे मानो क्या है कि एक बारात आई है, ठीक है, और वहां पर एक लड़का है जो खूब सेंट मेंट मार करके आया है, ठीक है, क्या किया है, खूब सेंट मार कर आया है। तो उसके शरीर पर सेंट की मात्रा ज्यादा है, यानी ज्यादा सांद्रता वाला है। तो उसके जो शरीर पर सेंट है वो क्या हो रहा है, उन लोगों की ओर गति कर रहा है जिसके पास सेंट नहीं है। तो उनके पास सेंट की मात्रा नहीं है, तो उनका मतलब वो कम सांद्रता वाले हैं। तो सेंट का पार्टिकल उधर गति कर रहा है जिधर कम है। तो सेंट का महकना, ये सब क्या हो गया, हमारे विसरण का उदाहरण हो गया, ठीक है। या तो क्या होता है कि हम लोगों के कमरे में जहां पर मम्मी हम लोग की पूजा करती है, वहां पर जब मम्मी अगरबत्ती को सुलगाती है तो क्या होता है, पहले अगरबत्ती के कण कमरे में नहीं थे, लेकिन जैसे मम्मी सुलगाई तो उसमें जो सेंट थे अगरबत्ती में वो पूरे कमरे में फैल गए। तो क्या हुआ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलय के कण गति किए। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। तो विसरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अधिक सांद्रता से विलय का कण कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। इस घटना को हम विसरण कहते हैं। यानी डिफिनेशन बोलेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक सांद्रता वाले विलयन से, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक सांद्रता वाले विलयन से, अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलय के कण, इसके कण, विलय के कण कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। विलय के कण कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, विलयन की ओर गति करते हैं, विलयन की ओर गति करते हैं। तो इस घटना को विसरण कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, सेंट का महकना, अगरबत्ती का महकना, ठीक है। और हाँ, इसका एक उदाहरण भी है कि जब हम रंग के कण को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो रंग का कण पूरे पानी में फैल जाता है। तो रंग क्या है, रंग का कण अधिक सांद्रता का है, जबकि हमारा जल क्या है, कम सांद्रता का विलयन है। जैसे डालते हैं वो रंग का कण पूरे विलयन में फैल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम विसरण कहते हैं, ठीक है।